हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को पूरी कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये है आपका मैराथन क्लास। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि मंडे से आप सभी की मैराथन क्लास स्टार्ट होगी और ज्योग्राफी की स्टार्ट होगी। आज देखिए आपकी ज्योग्राफी चल रही है आपकी रात में 9 PM से। डेली चलेगी आपकी 9 बजे से ज्योग्राफी की क्लास। और कल से दोस्तों शाम में 7 बजे से 7 PM से आपकी पॉलिटी की मैराथन क्लासेस चलेगी और 9 PM से कल से ज्योग्राफी की क्लासेस चलेगी। तो कल आपका मैराथन क्लासेज आपको मिलेगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको पूरा डिटेल से हम यहाँ पर आपको बताते चलेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो ज्योग्राफी से हमें नहीं लगता कि इससे बाहर आपको सवाल रहेगा। अगर जो सवाल रहेगा तो उसको भी आप ऑप्शन के माध्यम से आप उसको छाट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा डिटेल से चलेंगे, पूरा मानचित्र के द्वारा भी हम कुछ कुछ बताते चलेंगे आप लोग को। एक्स्ट्रा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ आप लोग को फैक्ट बताते चलेंगे ताकि पूरा ज्योग्राफी का आप लोगों को कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बजे से आपको डेली क्लास ज्वाइन करना है आपको ज्योग्राफी वाली। और 7 बजे से कल से आपकी चलेगी पॉलिटी की क्लास शुरू हो जाएगी। कल से 7 बजे से महा मैराथन दोस्तों आपका। और ये 40 प्रश्नों का आपका मैराथन चलेगा, जिसमें हम लगभग दोस्तों 250 से 300 सवाल आप लोग को यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, और ये एपिसोड नंबर आपका फर्स्ट है। ज्योग्राफी का टोटल आपका 10 मैराथन चलेगा। ठीक है, ज्योग्राफी का टोटल आपका 10 मैराथन चलेगा। पॉलिटी की आपका 10 मैराथन हम करवाएंगे। हिस्ट्री का भी 10-10 हम करवा देंगे, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का भी आपका। ठीक है, तो पूरा आप इतना अगर कर लेते हैं तो सामाजिक विज्ञान से आपको एक भी सवाल आपको बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं आज की क्लास। 9 बजे से आपकी डेली क्लास शुरू हो जाएगी। तो 9 बजे बिल्कुल आपको तैयार हो जाना है। एकदम 9 बजे से आपकी शुरुआत हो जाएगी। आज हो जाएगा आपका टेस्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें भूगोल के आपके महत्वपूर्ण दोस्तों 40 सवाल हैं। और ये NCERT 6 to 12 क्लास तक हम कोशिश किए हैं कि आप लोग को कवर करवाते चलें। और ये आपका व्हाट्सएप नंबर हमारा है, जहां आपको सारे PDF मिल जाएंगे। पीछे जितना आप लोग को NCERT SCERT करवाया गया था चैप्टर वाइज, वो भी आपको ज्योग्राफी वाला मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपका जो अभी मैराथन क्लास चलेगा ये भी आपको पूरा मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो सारे आपको ये नंबर पर आपको मिल जाएगा। मात्र 251 आपको इसमें आपका चार्ज है। तो आपको फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से इस नंबर पे करके इस नंबर व्हाट्सएप पे आपको भेजना होगा 7857824310। उसके बाद दोस्तों आपके सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक से चलेंगे दोस्तों और आप लोग को काफ़ी ऊपर तक लेकर के चलेंगे। चलिए तो आज का पहला सवाल देखिएगा, है ना। सवाल लगेगा आपको आसान, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारा फैक्ट आप लोग को हम बताते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 का भी क्वेश्चन है, 7 का भी क्वेश्चन है, 8 का भी है, 9 का भी है, 10 का भी है ना। हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा आपका। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा और आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। बताइए दोस्तों, कह रहा है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। देखिए सबसे पहला तो आपका यहीं पर आंसर आपको आ जाएगा कि जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो उसका नाम क्या है, गौरमोता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गौरमोता आखिर है कहाँ दोस्तों, तो ये है आपका गुजरात राज्य में। कहाँ है जी, गुजरात में। याद रखिएगा भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात राज्य है। अगर पूछता आपको कि भारत का सबसे, ये तो पश्चिमी हो गया, अगर कहता कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो पूर्वी राज्य होता जाता दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश तो सबसे पूर्वी राज्य है, लेकिन सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है ना। सबसे पूर्वी जो देशांतर हो वो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपसे कहता कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो वो हो जाता दोस्तों आपका किबिथु, है ना। और किबिथु जो है ये पड़ता है आपको अरुणाचल प्रदेश में। और ये गौरमोता जो है ये है आपको गुजरात राज्य में। कच्छ की खाड़ी जो है ना, कच्छ का जो रण है उसी के आसपास ये आपको देखने को मिलता है और ये गुजरात राज्य में है। तो पूर्वी और पश्चिमी आपको पूछा जाता है कई बार, याद रखिएगा। अगर डिग्री पूछे कि कितने डिग्री ये देशांतर है दोस्तों, कितने डिग्री ये देशांतर पर स्थित है, तो ये है आपका, है ना, कितने डिग्री है जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर 68 डिग्री 7 मिनट इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा, है ना। 68 डिग्री 7 मिनट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C नंबर दोस्तों। ठीक है, चलिए तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका C नंबर। और इससे संबंधित और भी बहुत कुछ फैक्ट हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ।
देखिए, तो ये तो हो गया गौरमोता आपका दोस्तों गुजरात में हो गया। इसके अलावा अगर पूछे कि भारत का सबसे अ, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु कितने डिग्री है ना, तो पश्चिमी बिंदु तो आपको 68 डिग्री 7 मिनट हो गया आपका, है ना। सबसे पूर्वी बिंदु कितना है दोस्तों, तो पूर्वी बिंदु हो जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट, जो आपका किबीथू है अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछे कि सबसे दक्षिणी बिंदु का मान कितना है दोस्तों, तो 8 डिग्री 4 मिनट, भारत के मुख्य बिंदु का ना, मुख्य भारत का आपका 8 डिग्री 4 मिनट आपका हो जाएगा भारत का दक्षिणी बिंदु। और इसको देखिए आप मानचित्र पर भी आप इसको समझ सकते हैं, हाँ ना, मानचित्र के माध्यम से अभी आप इसको समझ सकते हैं कि कितने डिग्री और कितने देशांतर पर आपका भारत आपका स्थित है। देखिए ये रहा आपका भारत का मानचित्र दोस्तों। आप इसमें देखिए भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, और भारत का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो हो गया आपका 68 डिग्री 7 मिनट, और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो हो गया आपका 97 डिग्री 25 मिनट, और भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये हो गया आपका 37 डिग्री 6 मिनट आपका, ठीक है। तो ये पूरा आपको याद रखिएगा। अगर पूछे कि भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक। पश्चिम से लेकर के पूर्व तक इसकी लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अगर पूछे कि भारत का दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में ये कितने डिग्री का अंतर है, तो ये 30 डिग्री का लगभग अंतर है। और उत्तरी और दक्षिणी जो अक्षांश है दोस्तों, इसमें कितनी डिग्री का अंतर है, तो इसमें भी लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु में समय का कितना अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है, ये भी आपको याद रखना है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर। दूसरा नंबर सवाल है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है। देखिए ग्रेट से संबंधित अगर मरुस्थल अगर पूछा जाए, ग्रेट से संबंधित अगर सवाल पूछा जाए ना, ग्रेट से सैंडी कहाँ है ना, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है, तो ग्रेट से संबंधित दोस्तों आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। आपका कहाँ मिलेगा जी, ग्रेट से संबंधित कहाँ मिलेगा भाई साहब, तो वो ऑस्ट्रेलिया चले जाइएगा, है ना। आंसर को क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। ग्रेट सैंडी जो मरुस्थल है ये है आपका ऑस्ट्रेलिया राज्य में है, याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों ये पूर्वी भाग में है ना। ऑस्ट्रेलिया अगर देखिएगा तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया है ना, इस प्रकार का ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है ना, यहीं पर आपको मिलेगा ये ग्रेट सैंडी, याद रखिएगा। और यह ऑस्ट्रेलिया का जो है क्या सबसे बड़ा दूसरा बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, ठीक है। चलिए ग्रेट विक्टोरिया जो है ना, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, और वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन ग्रेट सैंडी जो है ये दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका ऑस्ट्रेलिया का, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पूछे कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो क्या होगा। अगर पूछे कि विश्व का सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल जो है वो है आपका विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल पूछे दोस्तों तो कालाहारी, ठीक है। कालाहारी जो है ये आपका गर्म मरुस्थल हो जाएगा। विश्व का सबसे, देखिए गर्म अलग चीज होता है, शुष्क अलग होता है, ठीक है। अगर आपसे शुष्क पूछे कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो शुष्क हो जाएगा आपका अटाकामा, ठीक है। अटाकामा जो है ना दोस्तों ये शुष्क मरुस्थल है आपका, ठीक है। अगर पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो एशिया का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है ना, एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो गोबी का मरुस्थल, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी वाला हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा आपको अभी बता दिए ग्रेट विक्टोरिया, है ना। और ये सैंडी जो है ये दूसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया का आपका, ठीक है। चलिए तो इतना सारा क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर पूछे दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल तो आपको पता है थार का रेगिस्तान है ना। थार का रेगिस्तान है। रेगिस्तान जो होता है दोस्तों ये मरुस्थल होता है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है शीत मरुस्थल, है ना, एक होता है शीत यानी कि ठंडा मरुस्थल, एक होता है दोस्तों आपका गर्म मरुस्थल, है ना। अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, है ना, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो हो जाएगा सहारा, ठीक है। सहारा का मरुस्थल वो हो जाएगा आपका अफ्रीका महादेश में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था। देखिए 1857 की जो क्रांति होती है, अच्छा ये तो देखिए हिस्ट्री का सवाल आ गया भाई, अच्छा ये हिस्ट्री टाइप हो गया यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं है, एक ये यहाँ पर हिस्ट्री आ गया, इसको भी हम क्लियर कर ही देते हैं, है ना, क्योंकि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा, तो इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था। देखिए 1857 जो क्रांति हुआ था
उसके बाद जो भारत में दोस्तों फौज के लिए जो यहाँ पर जो गठन होने जो बात हुआ था ना, तो उसके लिए एक आयोग का गठन हुआ था और उस आयोग का नाम था आपका पील आयोग, है ना। उस आयोग का क्या नाम था? पील आयोग। और इसमें निर्धारित किया गया था कि अंग्रेज कितने गठन होंगे, इंडियन कितना गठन होंगे, है ना, कौन कितना गठन होगा, बिहार यूपी से कितना रहेगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा नियम कानून बना दिया गया था आपका, ठीक है। चलिए, तो ये 1858 में हुआ था आपका पील आयोग। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, है ना। और इसमें इस जो गठन हुआ था इसमें भारतीयों एवं अंग्रेजों का जो अनुपात था दोस्तों, ये 2:1 रखा गया था, याद रखना है ना, 2:1 रखा गया था भारतीय और अंग्रेज के बीच में आपका, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका, ये हिस्ट्री का सवाल था आपका। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न है कि नीलगिरी जैवमंडल क्षेत्र की स्थापना कब होती है? देखिए, नीलगिरी जैवमंडल क्षेत्र की स्थापना आपको बताना है दोस्तों, है ना। नीलगिरी जो जैवमंडल क्षेत्र है ये अगर आप देखिएगा मानचित्र में, अगर आपको कहाँ मिलेगा ये, तो ये मिलेगा आपको दोस्तों नीलगिरी तमिलनाडु में, है ना। ये राज्य है आपका दोस्तों तमिलनाडु, ठीक है। ये जो राज्य मैं आपको बना रहा हूँ ये राज्य है आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु में मिलेगा दोस्तों आपको नीलगिरी जैवमंडल क्षेत्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी आपका 1986 ईस्वी में। कब हुई थी? 1986 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। और ये नीलगिरी जैवमंडल की स्थापना 1986 में हो गया। ये पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वतमाला में स्थित है, ये पश्चिमी घाट हो गया आपका, और ये पूर्वी घाट हो गया, है ना। ये नीलगिरी जो पर्वत है यहीं पर दोस्तों आपका ये स्थित है, नीलगिरी जैवमंडल, है ना। नीलगिरी जो पर्वत है ना उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। अगर पूछे कि जो नीलगिरी पर्वत है दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, है ना। दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। आपको कमेंट करना है कि जो दोदा बेटा है इसकी ऊंचाई कितनी है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है, बताइए कि दोदा बेटा जो ये दोस्तों आपका अरावली की नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, तो इसकी दोदा बेटा की ऊंचाई आपकी कितनी है, ठीक है। चलिए, ये आपको बताना है। अगर पूछे कि पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको अनाई मुडी, है ना। यहाँ पर मिलेगा दोस्तों आपको अनाई मुडी, ठीक है। अनाई मुडी जो है ना ये आपको दोस्तों अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर है आपका अनाई मुडी, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। नीलगिरी कहाँ है दोस्तों? नीलगिरी देखिए पर्वत तो ऐसे 3 राज्य में फैला हुआ है नीलगिरी पर्वत। एक तो आपका कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, लेकिन नीलगिरी जो चोटी है ना ये तमिलनाडु में आपको मिलेगा आपका, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपका दोदा बेटा, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए, अगर पूछे दोस्तों कि नीलगिरी के अलावा देखिए कुछ कुछ है, जैसे नंदा देवी, तो नंदा देवी की स्थापना होती है आपका 1988 में, है ना। 1988 में हुआ था आपका किसका दोस्तों? नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी जैवमंडल क्षेत्र की स्थापना होती है 1988 में, ठीक है। इसके अलावा नंदा देवी के अलावा 1989 में होता है आपका सुंदरवन आपका, है ना। सुंदरवन जो जैवमंडल क्षेत्र है सुंदरवन, इसकी स्थापना होती है आपका 1989 में। और इसके अलावा दोस्तों आपका होता है कंचनजंगा, है ना। 2000 में होता है कंचनजंगा, ठीक है। 2000 में होता है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा दोस्तों कहाँ है? तो कंचनजंगा जैवमंडल जो क्षेत्र है ये पड़ता है आपको सिक्किम में, ठीक है। कंचनजंगा, ठीक है, ये होगा आपको कहाँ? तो ये होगा सिक्किम में। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा ही है, याद रखिएगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपका, ठीक है। चलिए, तो इतना सारे सवाल आप याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 9 PM से आपकी डेली क्लास चलती है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन से मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है? अब देखिए गोलार्ध क्या होता है ना। गोलार्ध जैसे कि ये हमारा क्या है? पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी को अगर हम बीच से 0 डिग्री अगर रेखा खींचते हैं, है ना, अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा, तो उत्तरी वाली जो ऊपर वाले भाग है इसको उत्तर कहेंगे, नीचे वाला भाग कहेंगे आपको दक्षिण, यानी कि ये होगा आपका उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो भाग होगा ये होगा दक्षिणी गोलार्ध आपका, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा जो मरुस्थल है ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, है ना। उत्तरी गोलार्ध में कौन से मरुस्थल दोस्तों नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपको गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल आपको मिलेगा चाइना में, और चाइना में दोस्तों ये आपका उत्तरी आपका गोलार्ध में है। इसके अलावा दोस्तों आपको है यहाँ पर चिहुआ हुआ मरुस्थल जो है ये उत्तर अमेरिका और मैक्सिको के पास है आपका, ठीक है। चिहुआ हुआ जो मरुस्थल है ये आपको उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको के बगल में है ना, तो ये भी आपका उत्तरी गोलार्ध में हो गया। सहारा का मरुस्थल दोस्तों ये अफ्रीका में हो गया आपका, तो ये भी उत्तर में है आपका। लेकिन जो कालाहारी का मरुस्थल है ना दोस्तों, ये कालाहारी का मरुस्थल है आपका कहाँ? तो ये अफ्रीका महादेश में ही पड़ता है, लेकिन दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में आता है। आपको यहाँ पर मिलेगा आपको कालाहारी, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में आपको दोस्तों ये मिलेगा आपको कहाँ?
कालाहारी रेगिस्तान, ठीक है ना, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा इसका, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सहारा मरुस्थल का, तो सहारा मरुस्थल जो है दोस्तों ये बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। ये उत्तरी अफ्रीका में आपका है। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अल्जीरिया हो गया, चाड हो गया, मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, माली हो गया, सूडान हो गया, मोरक्को हो गया, नाइजर हो गया। तो इन सारे देशों में आपको दोस्तों सहारा मरुस्थल आपका फैला हुआ है, याद रखना है ना। गोबी का मरुस्थल आपको बता दिए कि गोबी का मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया में स्थित है ना। मंगोलिया में भी है थोड़ा बहुत इसका भाग, और चाइना में भी इसका भाग है गोबी का मरुस्थल, ठीक है। चलिए, और गोबी का मरुस्थल अगर पूछा जाए कि ये कैसा मरुस्थल है दोस्तों, तो ये शीत मरुस्थल है, ठीक है। आपको बताया था ना कि मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक तो शीत होते हैं, एक आपका गर्म होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका 6 नंबर है दोस्तों कि मारमागुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, बताइए। मारमागुआ जो बंदरगाह है ये किस राज्य में है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मारमागुआ, है ना। यहाँ पर आपको छोटा सा एक राज्य दिखेगा और इस राज्य का नाम है गोवा, है ना। इस राज्य का नाम है आपका गोवा, और मारमागुआ जो बंदरगाह दिखेगा आपको गोवा में ही दिखेगा आपको, ठीक है। मारमागुआ बंदरगाह कहाँ है मेरे भाई, तो मारमागुआ जो बंदरगाह है दोस्तों ये है आपको गोवा राज्य में है, याद रखिएगा। मारमागुआ जो बंदरगाह है ये गोवा में अरब सागर तट पर, है ना। ये अरब सागर है आपका, है ना। ये कौन सा तट है, ये अरब सागर है। और दोस्तों ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है ना। दो नदी बहती है आपको गोवा में दो नदी बहती है, एक मांडवी नदी, है ना, एक मांडवी नदी, और एक बहती है आपकी जुआरी नदी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मांडवी नदी और जुआरी नदी कहाँ बहती है, तो ये गोवा में बहती है। तो ये जुआरी नदी का जो यहाँ पर मुहाना है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों आपका ये मारमागुआ बंदरगाह है ना। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा आपको मारमागुआ बंदरगाह से दोस्तों कि यहाँ से किस चीज़ का निर्यात होता है, तो मारमागुआ से दोस्तों लौह अयस्क का निर्यात होता है, ठीक है। लौह अयस्क का यहाँ से सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। ये बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है आपका मारमागुआ, लौह अयस्क यहाँ से निर्यात होता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, इसके अलावा अगर आपसे पूछे दोस्तों कि कांडला बंदरगाह कहाँ है भाई साहब, तो कांडला बंदरगाह जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है कांडला। तो यहाँ पर दिखेगा दोस्तों आपको कांडला बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पर दिखेगा आपको कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है ये भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, ये ज्वारीय बंदरगाह है। और ये दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा जी, तो कच्छ के खाड़ी, यहीं पर है कच्छ की खाड़ी, और ये गुजरात में है। ये आपको पूछा जाएगा ये किस प्रकार का बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है, ये कहाँ है, तो ये गुजरात में है, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा देखिए भारत में 13 बड़े बड़े बंदरगाह हैं, हाँ ना, 13 बड़े बड़े बंदरगाह हैं, और दोस्तों 200 से ज़्यादा छोटे बंदरगाह हैं, याद रखना है। 13वां जो बंदरगाह बना था, ये बना था आपको दोस्तों जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना, वहाँ एक बंदरगाह है, वो बना था आपका 13वां बंदरगाह आपका, है ना। वो आपको ध्यान रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और एक और भी बंदरगाह जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे तूतीकोरिन, बहुत बार पूछा जाता है तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तो तूतीकोरिन नाम ही है आपको तमिलनाडु में, है ना। तूतीकोरिन जो बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में है, और यहीं पर मन्नार की खाड़ी है, यहीं पर आपका है तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है ना, तो न्यू मंगलोर बंदरगाह हो जाएगा आपको कर्नाटक में, ये है कर्नाटक राज्य, और यहीं पर है दोस्तों आपका न्यू मंगलोर, है ना, मंगलुरु बंदरगाह जिसको कहा जाता है, तो कर्नाटक में हो जाएगा। अगर पूछे कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है भाई, तो पारादीप हो जाएगा आपको उड़ीसा राज्य में, याद रखिएगा। कोचीन बंदरगाह कहाँ है, तो कोचीन हो जाएगा आपका केरल राज्य में, है ना। ये है आपका केरल राज्य में हो जाएगा आपको कोचीन बंदरगाह। ये सारे दोस्तों सवाल आपके बनते हैं और सारे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। एन्नौर बंदरगाह कहाँ है, तो एन्नौर बंदरगाह भी दोस्तों आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। एन्नौर बंदरगाह कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु में। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो हो जाएगा मुंबई, है ना। ये हो जाएगा मुंबई नहावा सोवा बंदरगाह आपका, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न चले अगला प्रश्न, कोई दिक्कत किन्हीं को। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, आपका नेक्स्ट सवाल है आपका 7 नंबर, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है। देखिए भारत का सबसे बड़ा अगर जनजातीय समुदाय की बात करें तो वो समुदाय आपको मिलेगा दोस्तों महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में दोस्तों उस समुदाय का नाम है आपको भील, है ना। उस समुदाय का क्या नाम है, भील समुदाय, है ना। भील जो जनजाति है ये भारत का सबसे बड़ा जनजाति है दोस्तों, और ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र के अलावे भी इसका फैलाव है, ऐसा नहीं कि खाली महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र के अलावा ये दोस्तों आपको गुजरात में मिलेगा, गुजरात के थोड़ा बहुत आपका एमपी में भी है, थोड़ा बहुत कर्नाटक में भी है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में मिलेगा आपको। भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है आपकी भारत की, याद रखना है। और अगर हम बात करें दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार, है ना, ये भील जो जनजाति है इसकी जनसंख्या कितनी है,
तो इसकी जनसंख्या है दोस्तों आपका इसकी जनसंख्या हो जाएगा 16,90,890, है ना। 16,90,890 जो है इसकी इसकी जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। अभी तो इसका काफ़ी बढ़ गया होगा, है ना। तो ये आपको याद रखिएगा। ये कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में है, उसके अलावा थोड़ा बहुत राजस्थान में भी है, गुजरात में भी थोड़ा बहुत है ना, मध्य प्रदेश में भी है कुछ कुछ, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगर पूछे दोस्तों कि भारत की दूसरी, है ना, अगर पूछे कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो दूसरी अगर पूछता आपसे तो वो हो जाता आपका गोंड जनजाति, ठीक है। तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो दूसरी हो जाएगी आपकी गोंड जनजाति दोस्तों, ठीक है। चलिए, भारत में देखिए ना बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है। अगर भारत में बात किया जाए तो 705 जनजातियां पाई जाती है ना। ये बहुत सारी जनजातियां हैं आपको भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं, है ना। बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं, और जो आपको नहीं आता है ना उस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। जो चीज़ आता है उसको आपको नोट नहीं करना है, वो चीज़ आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। जो आपको याद रहा है, जो आपको याद है उसको आपको नोट नहीं करना है, लेकिन जो नहीं याद है ना उसको ज़रूर नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपको काम देगा। पढ़ने का यही मेन तरीका है, ठीक है। पढ़ने का यही तरीका। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न है कि अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए अटाकामा मरुस्थल आप नाम सुने होंगे, है ना। अटाकामा जो मरुस्थल है दोस्तों, ये मिलेगा आपको कहाँ जी, तो ये मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका। चल जाइएगा ना दोस्तों, तो दक्षिण अमेरिका में मिलेगा आपको अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। और अटाकामा मरुस्थल आपको मिलेगा, ऑप्शन देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब। अटाकामा मरुस्थल जो है दोस्तों ये सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल है ना। ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि विश्व का सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल अगर पूछे तो वो हो जाएगा आपका अटाकामा मरुस्थल, याद रखना है। और अटाकामा जो मरुस्थल है ये उत्तरी चिली में स्थित है ना। उत्तरी चिली में स्थित अटाकामा मरुस्थल दोस्तों विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा शुष्क है ना। यहाँ पर बारिश बहुत कम, लगभग 30 सेंटीमीटर लगभग यहाँ पर बारिश होती है ना। इसीलिए सबसे ज़्यादा ये शुष्क मरुस्थल है अटाकामा आपका। अगला है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है ना। तो कुछ देखिए वर्ल्ड के ज्योग्राफी हम लिए हैं, वर्ल्ड के ज्योग्राफी से भी कुछ कुछ सवाल आपको जरूर पूछा जाएगा, है ना। तो ग्रैंड कैनियन जो है तो दोस्तों ये कहाँ है, किस नदी में स्थित है। ग्रैंड कैनियन जो है ना ये है आपका कोलोरेडो नदी। आपको नदी तो जरूर याद होगा, ये है कोलोरेडो नदी। और कोलोरेडो नदी दोस्तों ये कैनियन गॉर्ज में जल प्रवाहित होते रहती है, और ये क्या है आपका ग्रैंड कैनियन कहाँ है, तो ये है आपका कोलोरेडो नदी में, ठीक है। इसकी गहराई जो है ना दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। जब नदी बढ़ती है ना दोस्तों तो ये बहुत ज़्यादा ये मतलब गहरा ये क्षेत्र बना देता है, उसी को कहते हैं कैनियन आपका, ठीक है। ये गहरा क्षेत्र बना देता है, और इसीलिए दोस्तों इसकी जो आकृति होती है ना, ये गहरा क्षेत्र बना देता है, इसी को कहा जाता है आपको कैनियन, ठीक है। इसी को कहते हैं कैनियन। और ये गहरा जो क्षेत्र बना देता है, इसकी आकृति कैसी होती है, तो भी आकृति की, देख रहे हैं ना। ये गहरा क्षेत्र बनेगा तो कैसा आकृति बनेगा, भी अक्षर की इसकी आकृति होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैनियन की आकृति कैसी होती है, तो अंग्रेजी का भी अक्षर के समान इसकी आकृति होती है दोस्तों, ठीक है, जिसको कैनियन कहते हैं। और ये कोलोरेडो नदी कहाँ बहती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोलोरेडो नदी कहाँ बहती है, तो यूएसए में बहती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ये नदी है आपका कोलोरेडो नदी, है ना, जो सबसे बड़ा कैनियन बनाती है आपका कोलोरेडो नदी पर आपका, ठीक है जी। चलिए कोई दिक्कत आपको। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। 10 नंबर है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। देखिए तपोवन जल विद्युत परियोजना आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ये किस राज्य में स्थित है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा कि तपोवन जल विद्युत परियोजना आपका किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तपोवन जो है दोस्तों ये आपको मिलेगा आपको उत्तराखंड में, है ना। तप वगैरह तप लोग कहाँ करते हैं, तो तप करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उत्तराखंड जाना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर उत्तराखंड, है ना। और तपोवन जो है निर्माणाधीन है दोस्तों, और यहाँ से 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना का जो निर्माण किया जा रहा है नदी पर, ये एनटीपीसी के द्वारा ये किया जा रहा है। यह परियोजना जो है दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिला में है, याद रखना है। उत्तराखंड के किस जिला में है, तो उत्तराखंड के आपका चमोली जिला में धौली गंगा नदी पर आपका निर्माण किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो धौली गंगा, है ना, किस नदी पर, धौली गंगा नदी पर ये आपका बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए। और अगला प्रश्न हम चलते हैं, आपका 11 नंबर का रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को। देखिए भारत में नहीं, ये विश्व में अगर हम बात करें दोस्तों घास स्थल की, तो दो प्रकार के घास पाए जाते हैं। एक तो होते हैं उष्णकटिबंधीय घास, एक होता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास, है ना। उष्णकटिबंधीय घास एक होता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय आपको मिलेगा कहाँ पर दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय घास आपको मिलेगा, मैं थोड़ा सा फिगर में बता दूं, ये देखिए आपका ग्लोब है, मान लीजिए ग्लोब है, ये है आपका 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री नॉर्थ, है ना, 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री आपका साउथ, ठीक है, 23 डिग्री नॉर्थ 23 डिग्री साउथ, इस क्षेत्र में जो आपको दोस्तों आपको मिलेगा घास, ये मिलेगा आपका उष्णकटिबंध, है ना। ये कैसा घास होगा, उष्णकटिबंध होगा। लेकिन 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री, 23.5 से लेकर 66.5 नॉर्थ और 23.5 से लेकर 66.5 आपका साउथ, इसमें कैसा मिलेगा, तो इसमें मिलेगा दोस्तों आपको शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है। बस यही थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है, ये शीतोष्ण घास के मैदान होंगे और यहाँ पर भी होगा आपका शीतोष्ण घास के मैदान, लेकिन बीच वाला जो एरिया होगा यहाँ पर क्या होगा आपका उष्णकटिबंधीय घास स्थल आपका, ठीक है। और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी होता है। प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं। अब ऑप्शन है आपका पंपास है, लानोज है, सवाना है और ऑप्शन नंबर डी है आपका वेल्ड, है ना। देखिए वेल्ड जो घास का मैदान है दोस्तों, ये है आपका शीतोष्ण, कैसा है वेल्ड, कैसा है, ये है आपका शीतोष्ण है। और वेल्ड कहाँ है, तो वे है वेल्ड है आपको दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। वेल्ड कहाँ है, वेल्ड का जो घास का मैदान है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका में है और ये शीतोष्ण घास मैदान है। अगर सवाना की हम बात करें दोस्तों, सवाना जो घास का मैदान है, ये कैसा घास का मैदान है, सवाना हो जाएगा आपका दोस्तों उष्ण, है ना। सवाना कैसा है, उष्ण है। और सवाना है कहाँ भाई साहब, तो उत्तरी अफ्रीका में है ना। और उत्तरी अफ्रीका का जो भाग है ये पड़ता है आपको उष्ण वाला में, यानी कि 23.5 जीरो से लेकर के, है ना, 0 से लेकर के 23.5 के बीच में आपका ये आता है क्षेत्र, इसीलिए हो जाएगा आपका उष्ण मरुस्थल आपका, सॉरी उष्ण कटिबंधीय घास मैदान हो जाएगा। लानोज कहाँ है, वेनेजुएला में है। और पंपाज कहाँ है दोस्तों, ये आपको कॉमेंट करके बताना है जल्दी से कि पंपाज का जो घास का मैदान है ये कहाँ है, जल्दी से बताइए कि पंपाज का जो घास का मैदान है ये कहाँ है। लानोज कहाँ है दोस्तों, तो ये वेनेजुएला में, मैं आपको बता दिया कि लानोज जो है ये है आपका वेनेजुएला में, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये घास के मैदान से ना आपको 1-2 सवाल जरूर पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों प्रेयरी, है ना, प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है भाई, तो प्रेयरी जो घास का मैदान है ये हो जाएगा यूएसए और कनाडा में है आपका। यूएस और कनाडा में जो घास का मैदान मिलेगा वो मिलेगा प्रेयरी। और ये कैसा घास का मैदान है, तो ये शीतोष्ण घास का मैदान है। इसके अलावा अगर पूछे दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास का मैदान है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान है ये है आपका डाउन्स, है ना। कौन सा है, ये डाउन्स है। और ये भी कैसा है, तो ये भी आपका शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपको याद तो रहेगा कि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन ये कैसा है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये शीतोष्ण है कि उष्ण है, ठीक है। चलिए, अगर पूछे दोस्तों कि आपको स्टेपी घास का मैदान कहाँ मिलता है, तो स्टेपी मिलेगा दोस्तों आपको एशिया और यूरोप में, ठीक है। एशिया यूरोप में मिलेगा आपको, है ना, स्टेपी प्रकार के घास के मैदान। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपको 12 नंबर। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, आप सभी के लिए इतनी मेहनत से करवाया जाता है, देखिए एक लाइक तो आपका बनता है ना। डेली आपको 9 बजे से दोस्तों मैराथन चलेगा अब, है ना। 10 मैराथन हम ज्योग्राफी का लेंगे, 10 मैराथन पॉलिटी का, 10 हिस्ट्री का और 10 इकोनॉमिक्स का। हम कोशिश करेंगे आप लोग को 10-10 कम से कम मैराथन पूरा करवा दिया जाए, है ना। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहना है। शाम में 7 बजे से आपका पॉलिटी वाला होगा और रात में 9 बजे से दोस्तों आपका ज्योग्राफी वाला होगा। अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए, इसके पहले जो आपको NCERT चैप्टर वाइज करवाया गया है वो भी मिल जाएगा। और ये जो मैराथन क्लासेज हैं 6 to 12 तक, ये भी आपको वहां पर मिल जाएगा दोस्तों, मात्र 251 में। प्रश्न है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं। देखिए सवाल तो काफी आसान है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, है ना। तो ये तो आपको सबको पता है कि दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहते हैं ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। और कोयम्बटूर है कहाँ, तो कोयम्बटूर दोस्तों आपको मिलेगा कहाँ जी, तो ये तमिलनाडु में मिलेगा आपको। कहाँ है, तमिलनाडु में है आपको कोयम्बटूर, है ना। अगर आपको पूछा जाए, है ना, अगर आपको पूछा है दोस्तों कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी बताइए, सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहते हैं, है ना। अब सवाल स्टार्ट होता है, सूती वस्त्रों की राजधानी, तो सूती वस्त्रों की जो राजधानी है ये है आपको मुंबई, है ना।
ये कौन सी किसको कहते हैं? तो ये है आपका मुंबई सूती वस्त्रों की राजधानी। ठीक है। मैनचेस्टर जो है ना दोस्तों, ये ग्रेट ब्रिटेन का एक शहर है, इसलिए आपको कहा जाता है मैनचेस्टर। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि आखिर मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। तो मैनचेस्टर जो एक शहर है दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में है, और ये जो शहर है ना मैनचेस्टर शहर, ये बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों कपड़ों के लिए, है ना। ये बहुत ज़्यादा सूती कपड़ों के लिए फेमस है ना। सूती कपड़ा कह लीजिए, कपड़ा कह लीजिए, तो कपड़ा उद्योग के लिए आपका मैनचेस्टर काफ़ी फेमस है। इसीलिए कहा जाता है ना कि भारत, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो आपका कोयम्बटूर है। अगर पूछे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं आपको कानपुर को। ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर है आपका कानपुर। अगर पूछे दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। अगर पूछे कि भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? जल्दी से बताइएगा कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। ठीक है। अहमदाबाद जो है दोस्तों शहर गुजरात का, इसको कहते हैं भारत का मैनचेस्टर, याद रखिएगा। और भारत का बोस्टन भी कहा जाता है अहमदाबाद को ही। ठीक है। भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद को ही कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए भाई साहब, अगर पूछे दोस्तों कि सूती वस्त्र का जन्म कहाँ हुआ, है ना, सूती वस्त्र का जन्म भूमि कहा जाता है भारत को ही, है ना, ये भी आपको याद रखना है। सूती वस्त्रों का जन्म भूमि भारत को ही कहा जाता है आपका। और भारत सर्वाधिक सूती वस्त्र का निर्यात किसको करता है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत जो निर्यात करता है सूती वस्त्र का, ये करता है आपको USA को, आपका, है ना, अमेरिका को करता है सबसे ज़्यादा निर्यात। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर सवाल है कि किस देश की सीमा इजराइल से मिलती है? अब देखिए, किस देश की सीमा दोस्तों इजराइल से मिलती है, ये आपको बताना है। वो कौन सा देश है? इजराइल देश ना हमेशा चर्चा में रहता है, और इजराइल देश से संबंधित आपको सवाल जरूर एग्जाम में पूछ सकता है। तो इजराइल जो है दोस्तों, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये देश तो एक बहुत छोटा सा देश है ना। ये दक्षिण पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है, याद रखिएगा। और किससे नहीं मिलती है? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, ये तीनों से मिलता है। आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर में और पूर्वी छोर पर आपका दोस्तों ये स्थित है ना, भूमध्य सागर से सटा हुआ है, याद रखिएगा, है ना। और इजराइल की अगर हम बात करें, जैसे छोटा सा इतनी को देश है ना, छोटा सा ये देश है इजराइल के दोस्तों। अगर उत्तर में है, उत्तर में कौन सा देश है? उत्तर में है आपका लेबनान, है ना, उत्तर में है आपका लेबनान, ये भी आपको याद रखिएगा। उत्तर में हो जाएगा लेबनान हो जाएगा, पूरब में इसका हो जाएगा सीरिया, है ना, पूरब में इसका हो जाएगा सीरिया, इसका चौहद्दी आपको याद रखिएगा। और सीरिया है दोस्तों, यहीं पर आपका जॉर्डन भी है ना, सीरिया और जॉर्डन हो जाएगा पूरब में। और इजराइल के दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा मिस्र आपका। ठीक है, यहाँ पर है आपका मिस्र, याद रखिएगा आपका। ठीक है, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान और मिस्र भी इससे सीमा बनाती है। और ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड दोस्तों आपको भूमध्य सागर है। ठीक है, ये साइड कौन सा है? तो ये साइड आपका भूमध्य सागर है। तो ये इसका आपको याद रखिएगा, है ना। इजराइल को दोस्तों मतलब कि मान्यता कब दिया गया, है ना, एक देश का मान्यता कब मिला इसको? तो ये आज़ाद कब हुआ अगर हम कह सकते हैं, तो 14 मई 1948 को। ठीक है, 14 मई 1948 को। ठीक है, तो ये 14 मई को दोस्तों आपका स्वतंत्रता दिवस मनाता है आपको 14 मई को। इजराइल की अगर कहे दोस्तों तो राजधानी कहाँ है? तो यरूशलेम है ना। इजराइल की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम दोस्तों आपकी इजराइल की राजधानी है, याद रखिएगा। यरूशलेम इजराइल की राजधानी है आपका। यहाँ की प्रमुख भाषा क्या है? तो यहाँ की प्रमुख भाषा जो है वो है आपका हिब्रू, है ना। हिब्रू जो दोस्तों यहाँ की प्रमुख भाषा है, याद रखिएगा। जो कैसे लिखा जाता है? तो ये दाएं से बाएं लिखता है ना, ये दाएं से बाएं लिखा जाता है आपको हिब्रू, है ना। देखिए, यरूशलेम जो इसकी राजधानी है, तो यरूशलेम से एक सवाल और पूछा जाता है कि ये मतलब वो कौन सा पवित्र स्थान है जो हिंदू नहीं, ईसाई, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम का पवित्र स्थान माना जाता है दोस्तों यरूशलेम को, है ना। मुस्लिम का भी, ईसाई का भी और यहूदी का भी पवित्र स्थान है आपका यरूशलेम। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है, ये भी आपको याद रखिएगा, है ना। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीमा विवाद बहुत जटिल है, वो हमेशा चलते रहता है ना, लड़ाई झगड़ा वहाँ पर हमेशा ये देखने को आपको मिलेगा, है ना। तो चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। बहुत सारे इजराइल के बारे में आपको बता दिए। अगला प्रश्न है आपका कि मालाबार ट्री निम्फ को किस राज्य ने राज्य तितली घोषित किया है? अब देखिए, मालाबार ट्री निम्फ ये कह रहा है दोस्तों कि ये किस राज्य ने राज्य का तितली घोषित किया है ना, राज्य तितली घोषित किया है। तो मालाबार ट्री निम्फ जो दोस्तों ये गोवा राज्य ने राज्य तितली घोषित किया है आपका, है ना। तो ये गोवा हो जाएगा आपका, गोवा राज्य ने, ये छोटा सा हमारा गोवा है। और गोवा की राजधानी कहाँ है भाई? तो गोवा की राजधानी है आपको पणजी। ठीक है, गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। ठीक है, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे गोवा
गोवा ही है छोटा। अगर पूछे कि जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है, तो जनसंख्या में हो जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है, जनसंख्या में सिक्किम है, क्षेत्रफल में आपका गोवा सबसे छोटा राज्य है आपका। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका राज्य घोषित किया है आपको। मालाबार ट्री निम्फ को किस राज्य ने राज्य तितली घोषित किया है, तो ये हो जाएगा आपका गोवा वाला। अगला प्रश्न है गोवा वाले बीच पर। अगर गोवा पर नहीं गए हैं तो आपने कुछ नहीं किया, जाइए एक बार गोवा, मजा आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है ना, एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम लोग सभी चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि नाजका प्लेट जो है वो किसके बीच स्थित है ना, वो कौन सा दोस्तों सागर है जिसके बीच में स्थित है नाजका प्लेट आपका। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नाजका प्लेट किसके स्थित है दोस्तों, देखिए नाजका प्लेट की अगर बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है ना, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है आपको नाजका प्लेट, याद रखना है। नाजका प्लेट दोस्तों ये भौगोलिक प्लेट है ना, क्योंकि आपको देखिए पता है ना कि हमारी जो पृथ्वी है ये बहुत सारी प्लेटों से मिलकर के बनी हुई है। उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, प्रशांत प्लेट है ना, आपका यूरेशिया प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट, तो ये बहुत सारी प्लेटों से मिलकर के बनी हुई है। और यही प्लेट ये आपको नाजका प्लेट पूछ रहा था, तो नाजका प्लेट जो है आपका दक्षिण अमेरिका और आपका प्रशांत प्लेट के आपका बीच में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों ए नंबर आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, कह रहा है कि खार्तूम शहर किस नदी के किनारे स्थित है, बताइएगा। खार्तूम जो शहर है दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए कौन से शहर किस नदी के किनारे है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि खास करके देखिए इंडिया वाला तो आपको पता रहता है कि इंडिया में कौन कौन शहर किस नदी के किनारे है, वर्ल्ड वाला में थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं ना। तो खार्तूम पूछ रहा है दोस्तों कि खार्तूम जो है ना दोस्तों, ये खार्तूम पड़ता है आपको मिस्र में, है ना। खार्तूम जो कहाँ पड़ेगा, तो मिस्र में पड़ेगा। तो अब देखिए आपके लिए आसान हो गया कि मिस्र जो है दोस्तों ये नील नदी का देन कहा जाता है इसको, है ना, मिस्र को कहा जाता है नील नदी की देन। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर नील नदी, है ना। तो नील नदी के किनारे ही आपका खार्तूम शहर है जो आपको मिस्र में पड़ता है। ठीक है, चलिए तो नील नदी के तट पर मिस्र का खार्तूम हो गया। मिस्र को दोस्तों नील नदी का देन कहते हैं, याद रखिएगा। नील नदी क्या है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है ना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी नील नदी हो जाएगी, याद रखना है ना। राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। देखिए राइन नदी जो है ना, ये राइन नदी बहती है आपको जर्मनी में, ठीक है, राइन नदी बहती है आपको जर्मनी में, और इसी को कहा जाता है कोयला नदी। क्यों भाई साहब, क्योंकि दोस्तों कोयला पाया जाता है बहुत ज़्यादा इसके घाटी क्षेत्र में, है ना। राइन नदी जो घाटी है यहाँ पर कोयला पाया जाता है दोस्तों। जैसे कि दामोदर नदी घाटी आप इंडिया में है, तो दामोदर नदी घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पर कोयला पाया जाता है। उसी प्रकार से राइन नदी है आपका जर्मनी में, ये कोयला ढोने वाली नदी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हाँ, राइन नदी से देखिए एक सवाल और पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे व्यस्त नदी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखना है। विश्व का सबसे व्यस्त नदी कौन, व्यस्त नदी, है ना, सबसे ज़्यादा बिजी नदी है, ये है आपका राइन नदी ही। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 17 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि बिहार के उत्तरी गंगा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। अब देखिए बिहार से आपका सवाल आ गया आपका, है ना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर खाली वर्ल्ड वाला करवा रहे हैं। अरे भाई साहब हम सब करवाएंगे, आप टेंशन न लीजिए, है ना। हमारे जिम्मे में आप हैं तो हम आपको सारी चीज़ करवा देंगे, बस आप आराम से पढ़िए तो सही, है ना। आपको सब चीज़ करवाएंगे, इंडिया से भी करवाएंगे, वर्ल्ड से भी करवाएंगे, बिहार से भी करवाएंगे, है ना, सभी जगह से करवाएंगे आपको, ताकि आपको छूटे ना एक भी सवाल। सौरमंडल से भी आपको करवाया जाएगा, सौरमंडल का भी सवाल आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप टेंशन न ले, बस आपको जितना करवा रहे हैं उतना आप आराम से कर ले, है ना। तो बिहार का उत्तरी गंगा, अब देखिए ये है आपका बिहार, है ना, ये मानते हैं बिहार है। बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है ना। गंगा को दो भाग में बिहार को दो भाग में बांटती है, उत्तरी गंगा और आपका दक्षिणी गंगा। तो प्रश्न कह रहा है कि उत्तरी गंगा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है, यानी गंगा ये बह रही है दोस्तों, तो उत्तर वाला भाग में कौन सा मिट्टी नहीं मिलता है। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन कह रहा है कि दलदली मिट्टी, है ना। देखिएगा ऑप्शन, जवाब दीजिएगा। ऑप्शन है दोस्तों आपका दलदली मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी है, उसके अलावा आपका बाल सुंदरी मिट्टी है और बलथर मिट्टी है। क्या होगा आपका आंसर 17 का, जल्दी से बताइएगा 17 का आंसर क्या होने वाला है। देखिए बिहार में दोस्तों उत्तरी गंगा मैदान में आपको बलथर मिट्टी नहीं मिलता है ना।
उत्तरी गंगा मैदान में आपको बलथर मिट्टी नहीं मिलेगा, है ना। उसके अलावा बालसुंदरी मिट्टी आपको मिलेगा, बालसुंदरी के अलावा दलदली भी वहाँ पर मिलेगा और नवीन जलोढ़ भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर हर साल बाढ़ आता है तो नवीन जलोढ़ तो मिलेगा ही, है ना। दलदली क्षेत्र होता है वो भी आपको मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों आपका बालसुंदरी मिट्टी भी वहाँ पर आपको मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। बिहार में देखिए दोस्तों अधिकतर क्षेत्र में ना 90% अगर हम क्षेत्र की बात करें तो बिहार में आपको जलोढ़ मिट्टी मिलता है, ठीक है। और सबसे अच्छा जो मिट्टी माना जाता है वो जलोढ़ मिट्टी ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन की क्षमता का अगर देखें तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नवीन जलोढ़ मिट्टी को, नवीन जलोढ़ मिट्टी देखिए, जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार का होता है, एक तो हो गया नवीन, एक होता है आपका खादर, एक होता है बांगर, है ना। एक नवीन एक पुरानी होता है आपका, है ना। एक को कहेंगे खादर। खादर किसको कहेंगे दोस्तों, जहाँ पर बाढ़ का जो पानी है वो प्रत्येक वर्ष पहुँचता है। और एक बांगर जो होता है ना, तो बांगर किसको कहेंगे, जहाँ बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुँचता है, जो ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर प्रत्येक वर्ष नहीं पहुँच पाता है, इसके वजह से वो क्या होता है, थोड़ा सा कम उपजाऊ होता है, उसको बांगर कहते हैं आपका, ठीक है। चलिए बिहार में तो ज़्यादा करके आपको जलोढ़ ही मिलेगा, है ना। और इसके अलावा अगर हम काली मिट्टी की बात करें कि काली मिट्टी का क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है, क्योंकि काली मिट्टी से भी आपका सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये जो महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। काली मिट्टी में किस फसल का उत्पादन होता है, तो कपास का उत्पादन होता है। लेकिन कपास का उत्पादन वर्तमान में सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात में हो रहा है वर्तमान में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन अभी गुजरात में हो रहा है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, तो बेसाल्ट जो चट्टान है ना, बेसाल्ट जो लावा है ना, बेसाल्ट चट्टान जो है, इसके टूटने फूटने से दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी कैसी होती है, तो ये दोस्तों आपका नमी होती है इसमें ज़्यादा, है ना। ये चिपचिपी होती है और ये दोस्तों जब सूख जाती है तो इसमें बड़का बड़का दरार इसमें पड़ जाती है आपका, ठीक है ना। बड़का बड़का दरार इतना बड़ा हो जाता है कि आपका पैर भी इसमें अंदर चला जाएगा। काली मिट्टी को ही कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी को कहीं कहा जाता है रेगुर मिट्टी, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 18 नंबर। प्रश्न है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है। देखिए बिहार में अभी तक देखा जाए तो एक ही टाइगर रिजर्व है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। लेकिन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है पश्चिमी चंपारण में है, इसके अलावे एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का यहाँ पर हो रहा है और वो बन रहा है, वो हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, तो वो हो जाएगा कैमूर, है ना। वो हो जाएगा आपका दोस्तों कैमूर टाइगर रिजर्व, और ये हो जाएगा आंसर नंबर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। वर्तमान में मात्र एक है टाइगर रिजर्व, वो है आपका वाल्मीकि, याद रखिएगा, है ना। भारत में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट प्रारंभ कब हुआ था, जल्दी से बताइए कि भारत में टाइगर रिजर्व, है ना, भारत की बात कर रहे हैं, भारत में टाइगर रिजर्व प्रारंभ कब हुआ था प्रोजेक्ट, तो 1973 ईस्वी में, है ना। ये 1000 बार सवाल पूछा गया है, 1973 में, याद रखिएगा। देखिए एक टाइगर रिजर्व मैं नाम ले रहा हूँ, उसका जवाब आपको देना है। घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जल्दी से बताइए। गुरु घासीदास, कौन बताएगा, गुरु घासीदास, है ना, गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है, तो ये पड़ता है भाई साहब छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। और ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए कि विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं भाई साहब। विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व बाघ दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को आपका, ठीक है। कब मनाते हैं जी, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाते हैं, है ना, याद रखिएगा। और विश्व का 70% बाघ आपको भारत में पाया जाता है। सोच लीजिए भारत में कितना बाघ है ना। भारत में दोस्तों विश्व का 70% बाघ पाया जाता है ना, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, कह रहा है कि दंडकारण्य पठार किस राज्य में नहीं है। देखिए दंडकारण्य पठार बहुत इंपॉर्टेंट पठार है, इस पठार से संबंधित कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो कहाँ नहीं है, तो उड़ीसा में इसका विस्तार मिलता है दोस्तों, है ना। दंडकारण्य पठार की बात करें तो मेन रूप से मिलेगा आपको ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के अलावे दोस्तों थोड़ा बहुत भाग इसका उड़ीसा में भी है ना। थोड़ा बहुत भाग इसका दोस्तों आंध्र प्रदेश में भी है,
ठीक है। लेकिन दोस्तों ये झारखंड में नहीं है आपका, झारखंड जो है आपका, झारखंड में हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। झारखंड में दंडकारण्य पठार नहीं है, याद रखना है, ठीक है। तो झारखंड है छोटा नागपुर का पठार, याद रखिएगा। और दंडकारण्य का पठार जो है ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा, थोड़ा बहुत इसका तेलंगाना में भी आ जाता है ना। तो मेन रूप से ये 3 राज्य में है, लेकिन सबसे ज़्यादा है आपका छत्तीसगढ़ में। आंसर भी हमारा हो जाएगा 36। अच्छा, किस राज्य में नहीं पूछ रहा था ना, तो नहीं हो जाएगा दोस्तों आपका झारखंड में, है ना। अगर पूछता कि किस राज्य में है तब होता छत्तीसगढ़, किस राज्य में नहीं है तो हो जाता झारखंड आपका, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी, तो अगला प्रश्न चले हम कि और कुछ बता दें इसमें, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 20 नंबर। और वीडियो को आप लोग लाइक क्यों नहीं किए हैं, लाइक तो कर दीजिए। कह रहा है कि परवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए। देखिए परवाल, है ना, भारत में परवाल से बहुत सारा द्वीप का निर्माण हुआ है, जैसे कि दोस्तों ये लक्षद्वीप है ना। तो लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है ये परवाल से ही हुआ है आपका, ठीक है ना। तो परवालों का विकास के लिए दोस्तों औसत सागरीय लवणता कितनी चाहिए, तो इसके लिए औसत सागरीय जो लवणता चाहिए वो 22 से लेकर के 27% तक चाहिए, ठीक है। 22 से लेकर के 27% तक औसत लवणता चाहिए दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और दोस्तों परवाल जो होता है ना ये उष्ण या उपोष्ण कटिबंध के छिछले सागर में मिलते हैं आपका, ठीक है। छिछले सागर में एक जीव होता है, और इसका जो जीव के ऊपर वाला जो भाग होता है जब ये मर जाती है ना, तो ऊपर वाला भाग क्या होता है, जमते 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 क्या होता है दोस्तों, एक द्वीप का निर्माण ले लेता है। और इसी प्रकार से निर्माण हुआ है आपका लक्षद्वीप का आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चले। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। कह रहा है कि बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है। अब देखिए बिहार के किस नदी का उद्गम कह रहा है कि मध्य प्रदेश के पठारी भाग में है। तो मध्य प्रदेश के पठारी भाग देखिए, अब यहाँ पर से तो आपका 3 नदी निकलती है भाई साहब, है ना। यहाँ से जो निकलती है नदी वो 3 नदी निकलती है। अब ये नदी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ना। ये देखिए मध्य प्रदेश है हमारा, मध्य प्रदेश ये राज्य है आपका, ठीक है। मध्य प्रदेश के यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक चीज़ मिलेगा, यहाँ इस चीज़ का क्या नाम है, अमरकंटक का पठार, है ना। ये कौन सा पठार है, अमरकंटक, ठीक है। याद रखिएगा अमरकंटक से दोस्तों बहुत सारी नदियाँ निकलती है। एक तो निकलेगी नर्मदा नदी जो आपको बहेगी किधर, तो वेस्ट की ओर बहेगी। एक निकलेगी सोन नदी जो बहेगी किधर, उत्तर की ओर बहेगी। यहीं से दोस्तों थोड़ा सा अगल बगल से ताप्ती नदी भी निकलती है। यहीं से थोड़ा सा बगल से निकलती है दोस्तों आपको महानदी भी, ठीक है। आपको यहाँ से 3-4 नदी निकलता है, ठीक है। मेन रूप से 2 नदियाँ हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ से याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन के अनुसार कर्मनाशा तो नहीं होगा, अजय भी नहीं होगा, क्यूल भी नहीं होगा, सोन नदी हो जाएगा आपका दोस्तों। आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, यानी कि सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। सोन नदी दोस्तों किस किस राज्य में प्रवाहित होता है, अगर आपसे हम पूछे कि सोन नदी कहाँ कहाँ प्रवाहित होता है तो क्या होगा, निकलता कहाँ से है, एमपी से। एमपी से निकलेगा दोस्तों तो ये जाएगा कहाँ, हाँ ना, एमपी से निकलने के बाद यूपी पहुँचेगा, हाँ ना। यूपी पहुँचने के बाद दोस्तों ये झारखंड से होते हुए, है ना, बिहार में पहुँचेगा, है ना। झारखंड भी जाएगा ये थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ये झारखंड में भी जाएगा और थोड़ा फिर बिहार में आएगा। और बिहार में आकर के दोस्तों ये किससे मिल जाएगा, तो बिहार में आकर के ये गंगा नदी से मिल जाएगा आपका। यानी कि एमपी, यूपी, झारखंड, बिहार 4 राज्य में आपका ये बहती है, याद रखिएगा। सोन नदी की लंबाई कितनी है, तो 784 किलोमीटर सोन नदी की लंबाई है आपका, ये भी आपको याद रखना है। ये दक्षिण हाँ देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सोन नदी है आपका, है ना, सोन नदी जो है ये गंगा नदी आपकी बह रही है, तो दक्षिण से मिलने वाली दोस्तों सबसे लंबी नदी है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा में दक्षिण से मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो वो है आपकी सोन नदी, ठीक है। दक्षिण से मिलने वाली सबसे लंबी नदी सोन नदी ही है, 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम बात करें दोस्तों अजय नदी की, तो अजय नदी कहाँ से निकलती है, अजय नदी का उद्गम होता है जमुई जिला के चकाई के पास बटपाड़ नामक स्थान से होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जमुई जिला से इसका उद्गम होता है।
और इसके अलावा करमनासा नदी की बात करें दोस्तों तो करमनासा नाम ही है इसका, करमनासा। अगर इस नदी में नहाने से कहा जाता है कि कर्म जो होता है ना वो नाश हो जाता है, ठीक है। तो इस नदी में नहीं नहाना चाहिए, इस नदी को श्राप दिया गया है ना। जैसे ही आप यूपी से बिहार में आप प्रवेश कीजिएगा तो आपको मिलेगा करमनासा नदी, और इसी नदी को पार करने के बाद दोस्तों बिहार में एंट्री हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये करमनासा नदी दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश में की सीमा रेखा पर ये है आपका बहती है नदी, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 22 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा पूछ रहा है आपको कहाँ से गुजरती है। बहुत सारे लोग इस सवाल में गलती करने वाले हैं, ठीक है। गलती क्या करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है। बहुत सारे लोग देखिए ऑप्शन देख करके चकरा जाएंगे। ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, इलाहाबाद के नैनी, दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब हम पूछे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये कहाँ से गुजरती है तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है भाई साहब ये गुजरती है आपको प्रशांत महासागर से, ठीक है। कहाँ से, प्रशांत महासागर से गुजरती है। ऑप्शन में सारे आपके गलत हैं, है ना। इलाहाबाद का जो नैनी दिख रहा है ना, ये इलाहाबाद का जो नैनी है ये भारत का मानक समय रेखा है, ठीक है। ये भारत का मानक समय रेखा है जो कितने राज्य से गुजरती है दोस्तों। तो इलाहाबाद की जो नैनी है ये 82.5 डिग्री है ना। ये कितना डिग्री है जी, ये 82.5 डिग्री है। और ये गुजरती है आपको कितने राज्य से तो 5 राज्य से। कौन कौन, तो उत्तर प्रदेश के नीचे आएगा दोस्तों तो मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है भारत का मानक समय रेखा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कहाँ से गुजरती है, प्रशांत महासागर से गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, है ना। चलिए भाई साहब अगला प्रश्न चलते हैं। आपका 23 नंबर सवाल है कि बिहार के उत्तरी मैदान में, प्रश्न कह रहा है कि बिहार के उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा परित्यक्त चैनलों जो कि गोखुर झील का निर्माण करते हैं को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। देखिए गोखुर झील का तो नाम सुने होंगे, है ना। गोखुर झील के बारे में आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत। जैसे कि हमारी ये दोस्तों ये नदियाँ बह रही है, ठीक है। हमारी नदियाँ जब बहती है दोस्तों ये सर्पिलाकार आकृति बहती है ना। जब बाढ़ आता है ना तो नदी का जो भाग है ना बहुत दूर तक चला जाता है, ठीक है। और फिर जब बाढ़ खत्म हो जाता है तो क्या होता है कि वो नदी वाला भाग क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि देखिए बहुत दूर तक चला गया था ये वाला भाग, है ना। बहुत दूर तक जब नदी बह रही थी तो बहुत दूर तक ये भाग चला गया था। अब क्या हुआ कि ये वाला भाग कट गया और नदी बहने लगी इससे, है ना। नदी बहने लगी ऐसे, ठीक है। नदी बहने लगी ये साइड से। तो ये वाला भाग जो कट गया ना, ये वाला भाग कट गया। इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। इसी को कहते हैं गोखुर झील, है ना। इसको क्या कहते हैं, गोखुर। गो मने गाय और खुर मने पैर। ये गाय के पैर के समान इसका आकृति होता है दोस्तों, इसीलिए इसका नाम रखा गया है गोखुर झील। और ये बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है गोखुर झील, है ना। आपको पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। कांवर झील कहाँ है तो ये बिहार में है और ये गोखुर झील का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा, मौन, है ना। क्वेश्चन हम ये गोखुर झील समझ गए। इसका वो क्वेश्चन कह रहा था कि बिहार के उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा परित्यक्त चैनलों को गोखुर झील का निर्माण करते हैं, ये किस स्थानीय नाम से जानते हैं तो इसको मौन कहा जाता है, ठीक है। इसको मौन या मन के नाम से भी जाना जाता है, मौन या मन के नाम से इसको जाना जाता है। और जैसे देखिए बिहार में बेगूसराय का कांवर झील, आप नाम सुने होंगे कांवर झील, कई बार एग्जाम में पूछा है कि कांवर झील कहाँ पाई जाती है, कांवर झील कहाँ है तो कांवर झील है मेरे भैया बेगूसराय में। कहाँ है जी, बेगूसराय में आपको मिलेगा कांवर झील। चले जाइएगा, एक आध डुबकी लगा के आ जाइएगा, ठीक है। तो ये है आपको बेगूसराय में, ठीक है। और ये मीठे पानी का उथली झील है, ठीक है, क्योंकि नदी से बना है। तो नदी से बना है तो ये कैसा है, मीठा पानी है। आप इसका पानी पी भी सकते हैं, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा, है ना। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर मौन हो जाएगा। और जो ये दोस्तों आपका गोखुर झील है, बेगूसराय वाला कांवर झील, ये एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। अगर पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है मेरे भैया, तो वो हो जाएगा आपका कांवर झील, ठीक है। जो आपका बिहार में है, याद रखना है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं आपका 24 नंबर। कह रहा है कि रेगुर या काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार। तो ये तो सवाल मैंने अभी आपको बता दिया था कि काली मिट्टी का जो सबसे ज़्यादा विस्तार मिलेगा वो मिलेगा आपको महाराष्ट्र राज्य में, और रेगुर मिट्टी को ही कहते हैं काली मिट्टी। और इसी को दोस्तों रूस में क्या कहते हैं, तो चेरनोजुम मिट्टी, है ना। रूस में इसी मिट्टी को कहते हैं चेरनोजुम मिट्टी, है ना। रेगुर मिट्टी को ही, काली मिट्टी को ही आपको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का क्षेत्रफल अगर पूछे तो 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। किस किस राज्य में है, तो थोड़ा बहुत गुजरात में है, महाराष्ट्र में तो खैर है ये है, इसके अलावा एमपी में भी है, राजस्थान में भी मिलेगा थोड़ा बहुत, आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा दोस्तों, तमिलनाडु में भी मिलेगा। तो इस राज्यों में आपको फैला हुआ है आपको काली मिट्टी आपका। और देश के अगर बात करें तो 15.2% क्षेत्र पर ये आपको फैला हुआ है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो ये होता है दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया के वजह से, है ना। जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी पर जब जम जाती है तो इसके टूटने जमने के बाद होता है दोस्तों बेसाल्ट चट्टान का निर्माण। और जब बेसाल्ट चट्टान दोस्तों धीरे धीरे टूटती है, फूटती है, तब इससे निर्माण होता है आपको किस चीज़ का, तो इससे निर्माण होता है आपको काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। काली मिट्टी का में दोस्तों आपको मैग्नेटाइट, लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकेट की प्रधानता होती है, और इसी कारण इसका रंग भी काला होता है, याद रखिएगा। इसी मिट्टी को कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी। इसी मिट्टी को कहा जाता है कृष्य मिट्टी भी इसको कहते हैं दोस्तों, है ना। कृष्य मिट्टी कई बार पूछा गया एग्जाम में, कृष्ण मिट्टी किसको कहते हैं, काली मिट्टी को कहा जाता है। चिपचिपी मिट्टी किसको कहते हैं, तो इसी मिट्टी को कहते हैं, क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ये भी आपको याद रखना है आपको। ठीक है, और इस मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है आपका चिपको आंदोलन। चलिए अब हम लोग चिपक जाते हैं। कहाँ चिपकना है ना, कहाँ चिपकना है, तो पेड़ में चिपकना है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों, चिपको आंदोलन आपका संबंधित है किससे, तो वृक्ष के जंगल में काटने से। आपका वृक्ष के जंगल में काटने को रोकने से संबंधित है आपको चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में दोस्तों किसके नेतृत्व में हुई थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में हुई थी, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था आपका चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के तर्ज पर ही दोस्तों एक एपिको आंदोलन भी था। किसको किसको पता है कि एपिको आंदोलन कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइएगा, एपिको आंदोलन कहाँ हुआ था, है ना, ये आप बताइएगा। चिपको आंदोलन शुरुआत हुआ था 1973 में, सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों आपका। ठीक है, हाँ, तो बहुत बढ़िया। एपिको जो आंदोलन हुआ था ये 1983 में हुआ था। ठीक है, 1983 में हुआ था, कर्नाटक राज्य में हुआ था आपका। ठीक है, ये एपिको आंदोलन जो हुआ था कर्नाटक में हुआ था आपका, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 नंबर सवाल है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अंडमान निकोबार, है ना। अंडमान निकोबार का थोड़ा सा देखिए, मैं यहाँ पर फिगर बना दूँ। ये रहा हमारा दक्षिणी भारत, और दक्षिणी भारत के ये देखिएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में आपको दिखेगा, ये है आपको ऊपर वाला अंडमान है, नीचे वाला आपको निकोबार है, याद रखना है। अंडमान निकोबार के कौन से चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ये भी आप याद रखना है। और दोस्तों प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि ऊंची चोटी जो सैंडल पीक है ये किस द्वीप पर है, तो ये है आपको उत्तरी अंडमान में। कहाँ है जी, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है आपका सैंडल पीक आपका, है ना। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए सैंडल पीक की ऊंचाई पूछा जाता है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 737, है ना, 373 मीटर इसकी ऊंचाई है। किलोमीटर मत कर लीजिएगा, नहीं तो सब लोटा डूब जाएगा, है ना। 373 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान से यह चोटी छिरी हुई है, याद रखना है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी है ना, याद रखना है आपका। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 27 नंबर की हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है। अब देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों कहते हैं।
है ना। आप देखिएगा अगर अफ्रीका महादेश को तो इस प्रकार से आपको दिखेगा अफ्रीका महादेश, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये हॉर्न की तरह, हॉर्न मतलब क्या होता है, सिंग, है ना। तो सिंग की तरह देखिए यहाँ पर आपको निकला हुआ दिखेगा क्षेत्र। तो इसी जो यहाँ पर जो क्षेत्र है ना दोस्तों, यहाँ पर ये जो एरिया है, इसी एरिया को कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और यहाँ पर 4 देश है, इसी 4 देश के बारे में कई बार पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से देश आते हैं, चारों देश तो आपको लिख दिया है, लेकिन स्थल रुद्ध देश कह रहा है कि कौन सा यहाँ पर है, ये कह रहा है। यानी कि स्थल रुद्ध, यानी कि वो स्थल से क्या हुआ, चारों पट्टी स्थल से घिरा हुआ देश है, वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका इथियोपिया, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में इथियोपिया जो है ना, ये स्थल रुद्ध है आपका, ठीक है। अफ्रीका का सिंह इसको कहा जाता है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, है ना। और ये जो अरब सागर से अदन की खाड़ी से दक्षिणी किनारे पर स्थित है ना। अभी ना आपको देखिए फिगर बताए थे, ओहो फिगर जो बनाया था दोस्तों, इस प्रकार से फिगर था आपका, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इधर अरब सागर है ना, तो यहीं पर आपको अदन की खाड़ी है, ठीक है। तो वहीं पर आपको ये मिलता है आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों आपका 28 नंबर की, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है। देखिए आल्प्स पर्वत से संबंधित आपको बताना है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। आल्प्स पर्वत, जल्दी से बताइए कि आल्प्स पर्वत, है ना, आल्प्स पर्वत विस्तृत क्षेत्र संबंधित देश कौन सा है। ऑप्शन देखिए दिया गया है आपको, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र संबंधित देश कौन कौन से हैं, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। आल्प्स पर्वत जो मिलेगा दोस्तों, है ना, यूरोप का ये क्या है, तो सबसे बड़ी पर्वत है। आल्प्स पर्वत जो है, आल्प्स जो है ये मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत है। ये जो पर्वत है दोस्तों, ये फैला हुआ है आपको फ्रांस में, फ्रांस के अलावा ये फैला हुआ है ऑस्ट्रिया में, है ना, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, इटली में, स्लोवेनिया में, ठीक है, स्लोवेनिया में, मोनाको में, स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है। और ये आपका एक देश और है दोस्तों, उसका नाम है आपका लिंकटेंस्टीन दोस्तों आपका, है ना, लिंकटेंस्टीन देश में आपका ये फैला हुआ है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए इसका जो आंसर होना चाहिए ना, ये गलती लिख दिया है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से सभी हो जाएगा आपका, ठीक है। ये गलत लिखा गया है, इनमें से सभी होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी में फैला हुआ, ये इटली में भी है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया में है ना। ये मध्य यूरोप में पूरा आपका आल्प्स पर्वत आपको फैला हुआ है। सिंपल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि आल्प्स पर्वत कहाँ है, तो यूरोप महादेश में है, याद रखिएगा। आल्प्स पर्वत जो है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए कि आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है मोंट ब्लैंक, ठीक है, मोंट ब्लैंक नाम है इसका, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी का आपका, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखें हम, चलती अगला प्रश्न देखते हैं कि काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक होती है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कपास की होती है काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा आपका, है ना। काली मिट्टी में कौन सा फसल होता है, तो कपास की खेती होती है। काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसी को दोस्तों स्थानीय रूप में इसको रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखिएगा, है ना। बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से ही निर्माण होता है आपको काली मिट्टी को। और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि रूस में इसको काली मिट्टी को कहते हैं आपको चारनोजम मिट्टी आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि रूस में इस मिट्टी को क्या कहते हैं, चारनोजम, या फिर पूछता कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में काली मिट्टी को क्या नाम दिया गया है, तो चारनोजम मिट्टी कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो बहुत सारा चीज़ आप लोग को पहले ही समझा दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर कि गंगा के दक्षिण भारत भाग के मैदानी में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी कभी ने बताए थे कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका पुरानी, है ना, एक होता है आपका पुरानी, एक होता है आपका नई, है ना। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बांगर, है ना, इसी को कहते हैं दोस्तों आपका बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। और अगर इसको अन्य नाम से अगर पुकारा जाए तो करेल कैवाल मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है ना। बांगर अगर आपको नहीं दिया है तो बांगर के अलावा इसको कहा जाता है दोस्तों करेल कैवाल मिट्टी, क्योंकि ये पूछ रहा था दक्षिण भारत के मैदानी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर आपका, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और ये करेल कैवाल मिट्टी जो है ना, ये आपका बिहार में अगर देखा जाए तो ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र आपका सबसे ज़्यादा है बिहार में, ठीक है। और
जलोढ़ मिट्टी में उत्पादन इसलिए ज़्यादा होता है बिहार में, है ना। बिहार में हर एक चीज़ों का कृषि होता है यहाँ पर, है ना। सभी चीज़, जो चीज़ भी आप अपने खेत में लगा दीजिएगा उसका उत्पादन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उत्पादक ये वाला होता है आपका। अगला है कि निम्न नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है। देखिए बिहार में गंगा में कौन सी नदी मिलती है, तो बिहार में गंगा में बहुत सारी नदियाँ मिलती है, ठीक है। बिहार में जब गंगा नदी दोस्तों आपको प्रवेश करती है बिहार में, तो बहुत सारी नदियाँ आकर के इसमें मिलती है। कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं ये आपको बताना है। तो बिहार में देखिए दोस्तों गंडक नदी तो मिलता ही है, सोन नदी भी मिलता है, घाघरा भी मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। गंडक नदी, सोन नदी, घाघरा नदी, ये सारे नदियाँ किस में मिलती है दोस्तों, तो बिहार में आपको मिलती है। बिहार में गंगा नदी में आपको मिलती है। अगर पूछे आपसे कि गंडक नदी दोस्तों, है ना, ये गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो गंडक नदी जो मिलती है ना, मैं लिख देता हूँ। गंडक नदी कहाँ पर मिलती है, तो सोनपुर के पास मिलती है। सोनपुर मेला देख सुने हैं ना, तो सोनपुर जो मेला लगता है ना, यहीं पर आपको मिलती है कौन सी नदी, तो गंडक नदी आपको गंगा में, ठीक है। सोन नदी कहाँ पर मिलती है गंगा में, तो मनेर के पास, है ना। सोन नदी कहाँ पर मिलती है, मनेर के पास मिलती है। अगर हम पूछे दोस्तों घाघरा नदी कहाँ पर मिलती है, तो घाघरा नदी मिलती है छपरा के निकट, ठीक है, याद रखिएगा। छपरा के निकट रामपुर में, है ना, छपरा के निकट रामपुर मिल जाती है गंगा में। अगर पूछे, हाँ ये तो सभी हो गया आपका, है ना, सब चीज़ का आपको बता दिए, है ना। अगर पूछे दोस्तों पुनपुन नदी, है ना, एक नदी है आपका पुनपुन, क्योंकि पुनपुन भी नदी आपको मिलती है किसमें, तो गंगा में। तो पुनपुन नदी कहाँ पर मिलती है, तो फतुहा के पास, ठीक है। फतुहा के पास दोस्तों ये गंगा में मिल जाती है, ये भी आपको याद रखिएगा, है ना। ये भी आपको कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इतने सारे दोस्तों आपके सवाल बनते हैं। बहुत सारी नदी है, सोन नदी भी आकर के मिल जाता है ना, सोन नदी मनेर के पास। सोन नदी कहाँ से निकलता है, तो अगर देखें तो अमरकंटक से निकलता है। गंडक नदी कहाँ से निकलता है दोस्तों, तो गंडक नदी जो निकलता है ये तिब्बत में निकलता है, आपको कुतांग से निकलता है। पुनपुन नदी की अगर हम बात करें तो पुनपुन नदी दोस्तों झारखंड के पलामू से निकलता है, याद रखिएगा, है ना। करमनासा नदी भी दोस्तों इसमें आकर मिलता है, तो करमनासा नदी विंध्याचल से निकलता है ना, और चौसा के पास गंगा में आकर मिल जाती है। अगर फल्गु नदी की बात करें तो फल्गु नदी भी गंगा में मिलती है ना। तो फल्गु नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है ना, और ये निरंजन नाम से आपको ये जाना जाता है फल्गु नदी को भी, ठीक है। फल्गु नदी का मोहना सहायक नदी है, ये भी आपको पूछा जाता है। चलिए अब चलते हैं हम आगे, है ना। बहुत सारा चीज़ यहाँ पर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। देखिए बागमती नदी, है ना, कमला, कोसी, बागमती, है ना, बहुत सारी नदियाँ हैं दोस्तों, सैकड़ों छोटी छोटी नदियाँ हैं जो जा करके मिलती है आपका। बागमती जो नदी जो मिलती है ये मुंगेर के उत्तर में, है ना, गंगा में मिलती है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। मुंगेर के उत्तर में, मुंगेर जो जिला है ना, मुंगेर जो जिला है यहाँ पर इसके उत्तर में दोस्तों मिलती है बागमती नदी गंगा में आपका। बागमती नदी दोस्तों नेपाल के पूर्वोत्तर शिवपुरी पहाड़ी से निकलती है ना। तो बागमती कहाँ से निकलती है, तो नेपाल से निकलती है शिवपुरी पहाड़ी से, ठीक है। नेपाल के शिवपुरी पहाड़ी से निकलती है आपको कौन सी नदी, तो ये हो गया आपका बागमती नदी, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। चलिए हाँ, बागमती नदी के तट पर ही दोस्तों आपको पशुपतिनाथ स्थित है ना। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये पड़ता है आपको नेपाल में, और नेपाल के काठमांडू में ये बागमती नदी के किनारे ही आपका स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। तो महात्मा गांधी पर दोस्तों 1917 में चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह कब होता है आपका, 1917 में होता है, ये तो आपको पता ही है ना। और इसी समय आप लोग को इस पर हुआ था आपका, ठीक है। राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी को आमंत्रित किए थे दोस्तों, जब लखनऊ अधिवेशन होता है आपका 1916 ईस्वी में, है ना, वहाँ पर राजकुमार शुक्ल भी गए थे और गांधी जी को वहाँ पर आमंत्रित किए थे कि आइए बिहार 2000। और बिहार में देखिए ये सब प्रक्रिया है ना, कुछ गड़बड़ियाँ चल रही थी जिसको तिनकठिया पद्धति कहा जाता था, है ना, तिनकठिया पद्धति, है ना, तिनकठिया पद्धति, है ना, इसी के लेकर के आपको गांधी जी आपको बिहार में आते हैं। हाँ देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है तिनकठिया से दोस्तों कि तिनकठिया पद्धति के लिए चंपारण के किसानों से, है ना, अनुबंध कब किया गया था। तो ये किया गया था 1867 ईस्वी में ना, अंग्रेजों और किसानों के बीच में अनुबंध हुआ था 1867 में, है ना, तब से ये चला आ रहा था दोस्तों तिनकठिया पद्धति। ये जाकर के समाप्त हुआ आपका 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका 34 नंबर कि तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है। अब देखिए तिरहुत नहर का संबंध पूछ रहा है दोस्तों, ये किस नदी से है, तो इसका जो संबंध है ये हो जाएगा आपका गंडक नदी से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर।
है ना। गंडक नदी पर दोस्तों त्रिवेणी नामक स्थल के समीप वाल्मीकि नगर के निकट बांध का निर्माण किया गया है ना। और इसी बांध के पश्चिम छोर पर सारन नहर और पूर्वी छोर पर तिरहुत नहर निकाली गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है तिरहुत नहर, गंडक नदी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर दोस्तों। ठीक है, बिहार में अगर पूछे कि गंडक नदी की लंबाई कितनी है, तो बिहार में गंडक की लंबाई है 260 किलोमीटर, क्योंकि ये बिहार यूपी की आपका यूपी में भी ये बहती है आपको गंडक नदी, है ना। ये भी आपको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर है 36 नंबर। कहला है कि कोडाईकनाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा PDF नोट्स आपको मिल जाएगा दोस्तों इस नंबर पर, है ना, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कोडाईकनाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है ना। तो कोडाईकनाल जो है ये पालनी पहाड़ी पर स्थित है आपका। कहाँ है कोडाईकनाल जो है ये पालनी पहाड़ी, और ये मिलेगा कहाँ दोस्तों कोडाईकनाल, तो भारत के तमिलनाडु राज्य में, है ना। भारत के कहाँ मिलेगा, तो भारत के तमिलनाडु राज्य में दोस्तों ये पालनी की पहाड़ी पर्यटक स्थल है, जा सकते हैं घूमने के लिए, है ना, बहुत मस्त जगह है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पालनी की पहाड़ी पर आपका स्थित है ना कोडाईकनाल। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं आपका 36 नंबर की। राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है। बताइए राजपुर नहर जो है ये किस नदी की उपशाखा है दोस्तों, तो ये कोसी नदी की आपका, है ना, सॉरी किस नदी की उपशाखा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका कोसी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर आपका। ठीक है, किस नहर की उपशाखा यहाँ पर लिखना चाहिए, तो कोसी नहर हो जाता है आपको दोस्तों, है ना। किस नदी नहीं, यहाँ नहर लिखना चाहिए, है ना। तो कोसी नहर की आपका ये उपशाखा है आपका राजपुर नहर। ठीक है, आंसर हो जाता है आपका बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अंगुलियों नुमा जो फिंगर झील है दोस्तों ये कहाँ है आपका। ठीक है, ये झील जो आपको मिलेगा दोस्तों USA में मिलेगा आपका। ठीक है, अंगुलियों नुमा जो अंगुली के आकृति का दोस्तों ये आपका झील है ना, अंगुली जैसे होता है ना 5, इस प्रकार से आपका ये झील फैला हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका USA में आपका ये मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा जी, USA में मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 38 नंबर की। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है। बताइए कालीमंतन, है ना, कालीमंतान या मंतन कहा जाता है। तो कालीमंतन जो द्वीप है दोस्तों, है ना, जिस द्वीप का अंग है, तो कालीमंतान जो द्वीप है दोस्तों ये है आपका बोर्नियो द्वीप का। ठीक है ना, किसका हो जाएगा, ये बोर्नियो द्वीप का ये अंग है ना। आंसर हो जाएगा बोर्नियो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, ये बोर्नियो द्वीप का अंग है कालीमंतान। ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा सा देश है ना कालीमंतान, और इंडोनेशिया के अधीन ये आपका आता है ना, याद रखिएगा। चलिए अगर आपसे पूछे दोस्तों होन्सू के बारे में पूछा जाता है, तो होन्सू के बारे में अगर पूछे कि होन्सू जो है दोस्तों, है ना, होन्सू जो है होन्सू द्वीप पर कौन सा नगर है, तो होन्सू द्वीप पर आपको टोक्यो नगर है ना। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। तो टोक्यो जो नगर बसा हुआ है ये होन्सू द्वीप पर ही बसा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। प्रश्न है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है ये बताइएगा। तो ऑप्शन कह रहा है कि फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। फॉकलैंड गलत दिया गया है, फॉकलैंड आपको हिंद महासागर में नहीं है, यही गलत आपसे पूछ रहा था। नामीबिया अफ्रीका में है, ठीक है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में, ये ठीक है। यमन एशिया में स्थित है, ये भी आपका ठीक है। देखिए तो फॉकलैंड द्वीप समूह दोस्तों ये आपका हिंद महासागर में नहीं है, आंसर नंबर ए हो जाएगा, है ना। नहीं आपसे पूछ रहा था। फॉकलैंड जो द्वीप है ना ये अटलांटिक महासागर में आपका कहाँ हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपको अटलांटिक महासागर में, ठीक है। कहाँ है, अटलांटिक महासागर में हो जाएगा दोस्तों आपको फॉकलैंड, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, अटलांटिक महासागर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉकलैंड दोस्तों ये द्वीपों का एक समूह है जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। 776 द्वीप है टोटल यहाँ पर फॉकलैंड द्वीप में, है ना, याद रखिएगा। और फॉकलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है, तो अंग्रेजों का अधिकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट सवाल है कि महावेली गंगा एक नदी है। देखिए महावेली गंगा जो है ना, जैसे इंडिया में बहती है गंगा नदी और भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी है, सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, उसी प्रकार से दोस्तों श्रीलंका में बहती है महावेली नदी, है ना। महावेली गंगा नदी है और यह है आपको श्रीलंका की सबसे पवित्र नदी इसको कहा जाता है ना। श्रीलंका की महावेली गंगा की तुलना भारत की गंगा नदी से की गई है। ये श्रीलंका की जो महावेली गंगा है इसकी लंबाई कितनी है, तो 335
किलोमीटर इसकी लंबाई है ना, 335 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और श्रीलंका की सबसे लंबी ये नदी है, याद रखिएगा, है ना। अगर पूछे कि श्रीलंका दोस्तों ये किस महासागर का द्वीप है, तो ये हिंद महासागर का द्वीप है, आपको पता होगा, क्योंकि भारत का दक्षिणी छोर पर है ना। भारत के देखिएगा ना, तो नीचे लटका हुआ आपको मिलेगा श्रीलंका, है ना, ऐसे लटका हुआ मिलेगा आपको श्रीलंका। तो ये है आपका छोटा सा श्रीलंका लटका हुआ। ठीक है जी, तो ये रहा आज का सवाल। कैसा लगा, इसका आंसर मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, आप इसको 1-2 बार बनाइएगा। ये टेस्ट नंबर 1 था आपका, और इसमें कुछ मैं और अगर आप लोग को कुछ चेंज चाहिए तो आप बताइएगा, वो चेंज करने का प्रयास किया जाएगा। इसका PDF मिल जाएगा हमारे इस व्हाट्सएप पे, तो ये जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप में, जुड़ जाइएगा। वहाँ पर सारी PDF आपको पीछे जितनी क्लासेज हो गई है, ज्योग्राफी वाली या फिर आपका हिस्ट्री वाला, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो मिल जाएगा, है ना। पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, ये सारे आपके जो करवाया गया है NCERT सीरीज, वो भी आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज। और जो अभी मैराथन क्लास चलेगा ये भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, पीछे जितनी क्लासेज हो गई वो मिल जाएगी, उसकी PDF भी, वीडियो भी। लेकिन इसमें 251 चार्ज है, आपको मात्र 251 पे करना होगा फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से, उसके बाद ही आपको मिल पाएगा। ये मेन रूप से आपका 9-10th बच्चे के लिए है, लेकिन इसको हर एक, क्योंकि ज्योग्राफी तो हर एक सेक्शन में पूछा जाएगा, 1 to 5 में भी ज्योग्राफी है, 9-10th में भी ज्योग्राफी है, 11-12 में भी ज्योग्राफी आपको जिनका भी होगा, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं कराया जाएगा, है ना। जहाँ भी आप लोग को देखिएगा इससे ज़्यादा आपको नहीं रहेगा आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ये नंबर आप ध्यान रखिएगा, 78 57 82 43 10। और फिर कल हम कोशिश करेंगे 7 बजे से आपका पॉलिटी का डेली मैराथन लेने का, और 9 बजे से आपका ज्योग्राफी वाला, है ना। तो 2 क्लास आपकी डेली हम कोशिश करेंगे कि डेली आप लोग को मैराथन एक हो जाए, ताकि मज़ा आ जाता है। और इसमें जितने सवाल हम आप लोग को करवा दिए हैं अभी, अगर इतना आप करते चलते हैं ना, रिवीजन आप लोग करते चलते हैं, जो नहीं आ रहा है उसको नोट करते चलिए, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। आज आपका 31 तारीख समाप्त हो जाएगा, है ना। मात्र आपके पास अब 20 दिन टाइम है। इसी 20 दिन में दोस्तों आपको पूरी तैयारी करनी है। ठीक है, तो जितना आप लोग को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से करवा देगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरा कर लीजिएगा। डेली आपको 9 बजे से होगा ज्योग्राफी, 7 बजे से आपकी पॉलिटी की क्लास। एपिसोड नंबर आज का 1 हो गया, है ना। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए, और तैयारी एकदम ज़बरदस्त करते रहिए, ताकि दोस्तों सिलेक्शन इस बार कोई रोक न सके, है ना। कोई सिलेक्शन रोक न सके, है ना। एकदम 100% सिलेक्शन होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं दोस्तों, जब तक छोड़ना नहीं है, एकदम लगे रहना है। धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।